इन तत्वों में से कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर का सिद्धांत, ये सिद्धांत नहीं, समान अवसर, ये अवसर की समानता आता है हमारे अधिकारों की सूची में। अधिकार हमारे भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में 12 से 35 तक दिए हुए हैं मौलिक अधिकार शुरू से ही हमारे संविधान में है, नीति निर्देशक तत्व भी है। केवल मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, वो मूल संविधान में नहीं था। यदि राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसको पालन कराने के लिए क्या बाध्य किया जा सकता है? पहली बात तो बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन मतदाता चाहें तो उसे उस तरफ बाध्य कर सकते हैं, वह भी व्यवहारिक रूप में। कोई कानूनी अधिकार किसी के पास नहीं है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को वहाँ जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वहाँ से हटा दिया गया है और यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300 क के तहत। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व है वह राज्य के लिए आदर्श एक निर्धारित किया गया है कि राज्य इन आदर्शों पर चलेगा। और राज्य कोई मूर्त रूप तो है नहीं, राज्य किसी के आदर्शों पे चले ऐसा मूर्त रूप में राज्य तो है नहीं, तो वो सरकार के लिए है। तो ये इसमें एक ऑप्शन है सरकार के लिए, तो हम इस पे टिक करेंगे क्योंकि राज्य का मूर्त रूप सरकार में ही दिखाई देगा हमें। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? शासन संघात्मक रखने का कारण है संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। संघात्मक रखने का कारण देखिए, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है, इसका सटीक उत्तर ये नहीं है कि किस कारण से संघात्मक। क्यों कहा जा सकता है कि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था है? तो ये आधार है, इस आधार पे कहा जा सकता है कि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन संघात्मक होते हुए भी भारत एकात्मकता की ओर झुकाव है क्योंकि संघ को अधिक शक्तियां दी गई हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब आपातकाल की स्थिति या राष्ट्रपति शासन की स्थिति या ऐसी कोई स्थिति आती है तो संघ ही ज़्यादा काम कर पाती है। संघ ही बहुत सारे कानून जो राज्य के अंतर्गत निहित है लेकिन फिर भी उस पर संघ कानून बनाती है, तो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है इस समय ऐसे कानून ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसे प्रश्न उत्तर किए जाते हैं जो पहले से सूचित नहीं किए गए होते हैं और शून्यकाल भारत की ही देन है। संसद में शून्यकाल का सत्र भारत की ही देन है। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? मंत्रिमंडल सचिव को या महान्यायवादी को? तो महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वह संसद किसी भी अधिवेशन में भाग ले सकता है। संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? तो इसमें आंसर 1956 नहीं दिया है। 1956 दिया रहता तो उस पर टिक करते। 1953 में एक आंध्र प्रदेश बना था, लेकिन इसके बाद फिर कानूनी रूप से 1956 से भाषा के आधार पर राज्य बनने तैयार हुए हैं। संसदीय सरकार के कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित है? संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति है। अगर मंत्रिपरिषद यहाँ ऑप्शन में न रहे तो प्रधानमंत्री में है, और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में है, प्रधानमंत्री में है, लेकिन जो नाम मात्र की शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है। नाम मात्र को, राष्ट्रपति को नाम मात्र का कहा जाता है संसदीय सरकार में, क्योंकि वो उसके पास जो भी कानून है वो संविधान के आधार पर है, वह एक संवैधानिक है।